हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं अंशु लोत्रा आज के इस सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि JKSSB ने जो पोस्ट निकाली थी उससे रिलेटेड हमारे प्रीवियस वीडियो जो है आप देख सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड एक टॉपिक था अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग। उसमें से अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग में जो वो था 30 मार्क्स का, क्योंकि वो भी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से 3 टॉपिक जो 30 मार्क्स के थे, हमें उन पे फोकस करना है। तो उसी से रिलेटेड आज का हमारा वीडियो है। इसमें हम फर्स्ट इसका चैप्टर उठाएंगे, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग है क्या, क्या मतलब है इसका। आज की वीडियो में हम इतना डिस्कस करेंगे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग है क्या। तो सबसे पहले फाइनेंशियल सिर्फ इतना मतलब देख लेते हैं। फाइनेंस हो गया क्या, पैसा, मनी, कैश। और अकाउंटिंग मतलब होगा इसकी मेंटेन करना, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग करना उसके ट्रांजैक्शंस। यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब सिमिलरली यार इससे पता चल रहा है क्या ये, यानी कि पैसे से रिलेटेड जो भी लेन देन होगा, जो भी ट्रांजैक्शन वगैरह होंगी, उसको रिकॉर्ड करना, उसके रिकॉर्ड को समराइज आगे रिपोर्ट करना सीनियर्स को, जो कि फर्दर यूज के लिए, फर्दर प्लानिंग के लिए काम आ सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग का लिटरल मीनिंग जान लिया, तो ये हम इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं कि इसकी डेफिनेशन हमें क्या बताती है। तो सबसे पहले हम पूरी डेफिनेशन रीड कर लेंगे। इट इज फील्ड ऑफ अकाउंटिंग कंसर्न with the study, summary, analysis and reporting of financial transactions related to a business। यानी कि क्या मतलब है इसका, अगर हम इसका हिंदी में मतलब देखें तो इसका मतलब है कि ये इट इज ए फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। ये क्या है, एक अकाउंटिंग का क्षेत्र है जो किससे कंसर्न है, कंसर्न विद द स्टडी, समरी, एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग। किसी चीज की स्टडी करना, समरी निकालना, एनालिसिस करना और रिपोर्टिंग करना। किसकी रिपोर्टिंग करना, ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, जो भी बिजनेस में फाइनेंस से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, पैसे से लेन देन से। फाइनेंशियल का मतलब आप समझाइए कि पैसा है, पैसे से रिलेटेड जो भी लेन देन होंगे, किससे रिलेटेड, टू ए बिजनेस। एक बिजनेस के अंदर जो भी उसके पैसे से लेन देन होंगी, उसके रिकॉर्डिंग करना, उसकी समरी निकालना, उसकी एनालिसिस करना और उसकी रिपोर्टिंग करना। ठीक है, रिपोर्टिंग कब होगी, जब उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन जाएंगी। तो कई लोग कंफ्यूज भी हो रहे होंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है क्या, तो वो हम फर्दर अब वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इसमें क्या क्या आता है, क्या क्या होता है इसमें आता है कि इट इन्वॉल्व्स प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अवेलेबल फॉर पब्लिक यूज। यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होता क्या है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन इसमें आती है जो हम पब्लिक यूज के लिए बनाते हैं। पब्लिक में कौन कौन आ गया, जैसे तो हम आम जैसे नॉर्मल नहीं, तो पब्लिक तो पूरी जनता होगी। तो पूरी जनता जैसे हम होंगे, तो किसी बिजनेस के अकाउंट से हमें क्या लेने देना। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उन्हीं को हेल्प करती हैं जो उस बिजनेस में कुछ इंटरेस्ट रखते हो। कौन कौन होंगे वो लोग, जैसे कि शेयर होल्डर्स, जिन्होंने उस बिजनेस में शेयर खरीदे हो, जिन्होंने उस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की हो, यानी कि पैसा लगाया हो। क्योंकि आपको पता है कि आजकल सब पैसे के दोस्त हैं। तो जिसने पैसा लगाया, भाई अगर मैंने किसी को उधार दिया होगा तो मुझे ये तो याद होगा ना कि भाई कैसे वो कहाँ से आएगा, कब मिलेगा मुझे, उसकी क्या पोजीशन है अभी। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से उसकी पोजीशन क्लियर हो जाएगी, भाई अभी इसका क्या स्टेटस चल रहा है। सप्लायर्स, जैसे अगर आपके मोहल्ले में कोई शॉप होती होगी, उस पर जो सामान देने आते होंगे, जैसे ऑटो वगैरह में आते हैं, जब कोई बेकरी वाला आता है सामान देने, तो वो क्या करता है, सप्लायर वो देखता रहता है कि भाई ये मेरा उधार कब चुकाएगा। सप्लायर्स भी ऐसे करते हैं। जैसे आपको पता है कि बड़े बड़े बिजनेस में ट्रांजैक्शंस क्रेडिट पे होती हैं, उधारी पे होती हैं, कैश पे कम ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो इसलिए सप्लायर्स का भी ध्यान रहता है कि इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्लियर हो जाता है कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। भाई आगे में ये मेरे पैसा देगा भी नहीं देगा, या इंसॉल्वेंट तो नहीं हो जाएगा, दिवालिया तो नहीं निकल जाएगा इसका। तो बैंक्स, क्योंकि बैंक्स से भी उन्होंने फाइनेंशियल जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होती हैं, जो बिजनेस वगैरह, उन्होंने क्या लिया होता है, बैंक से लोन लिए होते हैं। तो बैंक्स का भी पूरा ध्यान होता है कि भाई इनकी स्टेटमेंट्स, वो भी जानना चाहते हैं कि भाई इनका एक्चुअल पोजीशन क्या चल रही है। ठीक है, और एम्प्लॉइज को भी पता होना चाहिए कि भाई हम जिस बिजनेस में काम कर रहे हैं, जिस फर्म में हम काम कर रहे हैं, जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं, वो कंपनी कैसी है, कितना ग्रो कर रही है, पैसा कमा भी रही है या नहीं, या सिर्फ हमें ही धोखे में रखा जा रहा है।
क्यों? आपको पता है अगर आप काम करोगे, आप ये भी देखना चाहोगे कि हमने इतनी मेहनत की तो हमें रिजल्ट क्या मिला। हमें अपना रिजल्ट देखने की बहुत उत्सुकता होती है। तो इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और गवर्नमेंट एजेंसीज से जैसे आप सोच रहे होंगे कुछ कि गवर्नमेंट एजेंसीज एक बिजनेस से क्या लेना देना रख सकती है, क्योंकि वो तो सरकार के लिए काम करे गवर्नमेंट एजेंसी। पर नहीं, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। पर मैं आपको आज क्लियर कर दूंगा कि गवर्नमेंट एजेंसीज कैसे एक बिजनेस से की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं उसको कैसे यूज करती है। क्योंकि आपको पता है कि टैक्स तो सभी को देना पड़ता है। आप इतनी सख्त आजकल सरकार चल रही है, तो गवर्नमेंट एजेंसीज भी पूरा बिजनेस पे ध्यान रखती है कि इसका टैक्स कितना जाएगा, कहाँ कहाँ से ये टैक्स चुरा सकता है, या कितनी इसकी स्टेटमेंट कहीं एक्स्ट्रा सेविंग तो नहीं कर रहा है, टैक्स बचा तो नहीं रहा एक्स्ट्रा, कहीं पे टैक्स चोरी तो नहीं कर रहा। आपको भी पता है कि बिजनेस में आजकल जो बड़े बड़े ब्लैक मनी रखते हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट एजेंसीज का बिजनेस पे ध्यान रहता है कि हम कौन कौन सी बिजनेस इनकी स्टेटमेंट्स कैसी हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, बैलेंस शीट वगैरह देखते हैं कि कहीं इन्होंने अलग से कोई फॉल्स स्टेटमेंट तो नहीं दे दी, वो सब इसमें आ जाता है। तो आपको पता है कि कोई भी काम होता है इस इंडिया में या बाहर कहीं भी हो तो रूल एंड रेगुलेशंस होती हैं। इंडिया में हम संविधान के अकॉर्डिंग चलते हैं, कानून के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है। तो इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग का भी एक रूल एंड रेगुलेशन की एक फ्रेमवर्क का पूरा सेट है। तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में गैप भी बोलते हैं। क्या है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स? कुछ ऐसे मूल सिद्धांत होते हैं जिसके बेस पे हम अकाउंटिंग करते हैं, जो कि एक एरिया वाइज आ जाता है, जैसे मर्जी। जैसे इंडिया में हो गया, इंडिया में अलग से रूल एंड रेगुलेशंस हो सकते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, या बाहर फॉरेन कंट्रीज में अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें इतना ही आ जाता है। अब आइए हम इसके पर्पस डिस्कस कर लेते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग करने के हमारे क्या क्या पर्पस हो सकते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट है कि टू प्रिपेयर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर द एक्सटर्नल पार्टीज सच एज इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, टैक्स अथॉरिटीज। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमें प्रिपेयर करनी है किसके लिए? एक्सटर्नल पार्टीज के लिए। जैसे इन्वेस्टर्स हो गए, वो जो मैंने पहले डिस्कस किया, इन्वेस्टर कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स वगैरह। क्रेडिटर्स हो गए, टैक्स अथॉरिटीज होगी, गवर्नमेंट एजेंसीज। यानी कि फर्स्ट पार्ट में ये था कि एक्सटर्नल पार्टीज के लिए हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करते हैं कि उनको भी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। तो दूसरा गया, इट आल्सो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन दैट इज नीडेड फॉर साउंड इकोनॉमिक डिसीजंस। या कि इंटरनल सोर्सेज के लिए, वो तो आ गया ना एक्सटर्नल के लिए। इंटरनल के लिए क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है? ये इकोनॉमिक डिसीजन लेने के लिए हमें हेल्प करती है। जैसे कि आपको पता है कि पैसे की लेन देन है तो उसका प्लानिंग तो पूरी करनी पड़ेगी। इतने बड़े बड़े बिजनेस चलते हैं आजकल, बड़े बड़े काम होते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज में भी बहुत सारे काम होते हैं। तो उसके लिए भी हमें इकोनॉमिक डिसीजंस लेने के लिए हमें फाइनेंस और पूरी फाइनेंशियल पोजीशन जो होती है उस बिजनेस की, उसकी हमें जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि जब हमारे पास जानकारी होगी हम तभी कोई डिसीजन ले सकेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपने कहीं या किसी जम्मू से मान लीजिए आपने चंडीगढ़ जाना है, तो आपको चंडीगढ़ तक की जानकारी होनी चाहिए कि चंडीगढ़ हमें जाना है तो कैसे जाना है, तो तभी हम उसकी आगे प्लानिंग कर पाएंगे ना। तो इसीलिए हमें वो भी साउंड इकोनॉमिक डिसीजंस, क्योंकि एक्चुअल हमें पोजीशन पता होगी तभी हम साउंड इकोनॉमिक। साउंड क्या होता? यानी कि बिल्कुल अच्छा, सही निर्णय, सही फैसला। तो दोस्तों जैसे कि मान लीजिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं सिंपली। आप मान लीजिए आपके जेब में 100 रुपये हैं, तो आप दुकान पे जाते हो, वहाँ पे आपको मान लीजिए कोई छोटी सी चीज़ जैसे हेडफोन ही लेने हैं, तो 150 के होंगे, तो हमारे जेब में 100 रुपया होगा, हमें अपनी फाइनेंशियल पोजीशन पता होगी तो हम अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। हम अच्छा डिसीजन हमारे लिए कैसे होगा कि हम कोई 100 रुपये से नीचे या 100 रुपये तक के हेडफोन ले लें, वो हमारे लिए साउंड डिसीजन होगा। तो हम अपनी जेब देख के चलते हैं ना। तो यही चीज़ है, यही चीज़ इस पॉइंट को मैं यही बात से डिस्कस करना चाह रहा हूँ। तो नेक्स्ट है टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सॉरी ये हो गया था, यानी टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के भी आगे
तीन कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। आगे आगे टू कंपेयर करंट फाइनेंशियल पोजीशन विद दैट ऑफ प्रीवियस ईयर्स। लोग क्या करते हैं जी, जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं ना, वो देखते हैं कि हमारे पिछले साल हमारी क्या पोजीशन थी, अब हम किस पोजीशन में आ गए हैं, हमें आगे का क्या प्लानिंग होनी चाहिए। तो ये कहते हैं कंपेरेबिलिटी अवेलेबल करवाता है इंफॉर्मेशन में से कि हम आगे की हमारी क्या प्लानिंग होगी, या हमें प्रीवियस ईयर से हमें इस ईयर में कितना प्रॉफिट हुआ है, या हमें पिछले साल हमारे पास कितने एसेट्स थे, हमारे कितनी उधारी थी, वो हम अभी हमारे पास कितना है। तो मतलब एक टाइप है कंपेरेबिलिटी। वो क्या है, वो एनालाइजेशन के बाद रिपोर्टिंग जब होती है सीनियर्स के पास, बड़े बड़े लोग जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनके पास जब पूरी उनकी रिपोर्ट पहुंचती है, तो रिपोर्ट में क्या होता है कि भाई एनालाइज एक समरी होती है एक टाइप की। प्रीवियस ईयर में हमारे पास ये था, इतने इतने हमने किसी के पैसे देने थे, इतने इतने हमारे पास एसेट्स थे, तो इस ईयर में हमारे पास इतने हैं, हमारी इतनी ग्रोथ हुई है। उस हिसाब से ग्रोथ के हिसाब से ये चीज़ आ जाती है। आइए अब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो तीन कंपोनेंट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। और कई लोग ये भी सोच रहे होते हैं क्योंकि कईयों के पास जीरो नॉलेज है कॉमर्स के रिलेटेड, अकाउंटेंसी के रिलेटेड। तो दोस्त जो हमारे कुछ फ्रेंड्स हो गए जो कुछ साइंस की स्ट्रीम से होंगे, कुछ आर्ट्स के से होंगे, तो उनको कॉमर्स के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होगी अकाउंट्स के रिलेटेड। वो कई सोच रहे होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है। कॉमर्स वाले तो जानते होंगे, पर जो बाकी उनको नहीं पता होगा। आइए हम उनके लिए भी आसान कर देते हैं। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या होता है कि तीन कंपोनेंट्स हैं इसके। कौन कौन से? सबसे पहले है कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसको हम स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो भी कह सकते हैं। यानी कि इसका क्या मतलब है, इसके यार इसके वर्ड से ही क्लियर हो रहा है। यानी कैश की जो फ्लो है उसकी स्टेटमेंट बनाना कि कैश इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है। अगर हम देखा जाए तो अगर पॉजिटिव इसकी रिपोर्ट जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव हो, पॉजिटिव कैश फ्लो हो, तो पॉजिटिव कैश फ्लो का मतलब क्या है कि पैसा आया ज़्यादा है गया कम है। अगर नेगेटिव कैश फ्लो हो तो उसका मतलब है कि कैश आया कम है पर गया ज़्यादा है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट है इसका, सेकंड कंपोनेंट है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसको हम इनकम स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो जो भी बिजनेस जो भी इसकी जो भी ट्रांजैक्शंस होती है ना एक ईयर की, जो भी अलग अलग अकाउंट्स होते हैं, जो जहाँ जैसे डेप्रिसिएशन वगैरह हो गए, वो हम भी आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। जो भी एक्सपेंसेस वगैरह हो गए, इसके जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस हो गए या किसी की सैलरीज वगैरह जो भी हो, वो सभी इसमें आ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। इसमें हमें क्लियर हो जाता है कि भाई इस ईयर में हमने जो भी ऑपरेशन जो भी काम किए हमने इस बिजनेस में, तो उसमें हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। ठीक है, तो नेक्स्ट जो इसका थर्ड कंपोनेंट बचता है वो है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या है? एक ऐसी शीट, ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें हम कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जानते हैं कि एक्चुअल में इसकी पोजीशन है क्या एट द सेट पॉइंट ऑफ द टाइम। यानी कि जैसे मान लीजिए कि 31 मार्च जैसे क्लोजिंग होती है, तो 31 मार्च को एक्चुअल में हमारी पोजीशन क्या है वो इसमें डिस्कस किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आइए हम सबसे पहला इसका कंपोनेंट जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसको ब्रीफली थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्चुअली है क्या? ये है स्टडी ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश फ्रॉम ए बिजनेस विद इन ए स्टेटेड पीरियड ऑफ टाइम। क्या इसका क्या मतलब हुआ? तो यानी कि जो भी कैश का जो इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है, इनफ्लो यानी कि अंदर आना, आउटफ्लो मतलब कि बाहर जाना। ठीक है, विद इन फ्रॉम ए बिजनेस, एक बिजनेस से विद इन ए स्टेटेड पीरियड ऑफ टाइम, एक जो पीरियड है टाइम का, जैसे मान लीजिए कि 1 साल या 6 महीने, एक क्वार्टर 3 महीने, तो 1 साल में कितना हमारा कैश कितनी बार आया, कितनी बार बाहर गया, कितनी बार इनफ्लो हुआ यानी कि आउटफ्लो हुआ, वो हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो इसका क्या आगे ये कैसे कैसे काम करता है, ये बिल्कुल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में इसको ब्रेक डाउन कर देता है इंफॉर्मेशन को कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से हमें क्या कैसे कैसे कैश इनफ्लो आउटफ्लो हुआ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से कैसे हुआ, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से हमें कैसे हुआ। तो कई लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि ये क्या है। ऑपरेटिंग
एक्टिविटीज़ है जो भी हमारे डे टू डे ऑपरेशन होते हैं, डेली एक्टिविटीज़, जैसे डेली हमारा कोई ऑफिस का एक्सपेंसेस हो गए छोटे मोटे, या कोई रॉ मटेरियल लाना, या कोई सेल्स वगैरह हो गया, रॉ मटेरियल लाए वो परचेज किया, वो हमारे क्या हो गया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आए छोटे मोटे एक्सपेंसेस जो भी होते हैं। इसमें वो क्या करते हैं कि सामान आया उसका क्या किया, वो कैश आउटफ्लो हुआ, क्योंकि सामान परचेज किया तो पैसा गया ना। तो इन्वेस्टिंग में क्या क्या गया, जैसे बाहर से किसी ने पैसा लगाया हमारे बिजनेस में, ठीक है, तो जब उन्होंने हमारे बिजनेस में पैसा लगाया तो हमारे पास पैसा आया, बेशक वो हमारे लिए देनदारी बन गई, उसको हमें बाद में पैसा लौटाना पड़ेगा, पर अभी तक तो उसने इन्वेस्ट किया ना हमारे बिजनेस में, वो भी हमारा पार्टनर बन गया, तो हमारे पास पैसा आया। एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ कौन सी होगी, जो भी हम पैसा अरेंज करते हैं, पैसे हम कैसे कैसे अरेंज कर सकते हैं, हम शेयर्स इशू कर सकते हैं, हम सिक्योरिटीज़ हम बेच सकते हैं मार्केट में, हम बिजनेस ऑफर्स निकाल सकते हैं, डिबेंचर्स ले सकते हैं, लोन्स ले सकते हैं, इससे क्या हमारे पास पैसा आएगा। और जब हम डिबेंचर्स का जो भी हम प्रीमियम इसका देंगे, जब हम पे करेंगे लोन्स को, तो हमारे आउटफ्लो ऑफ कैश हो जाएगा। तो इनफ्लो ऑफ कैश इसके एग्जांपल्स क्या है, ऑनगोइंग ऑपरेशंस, जो भी हमारे ऑपरेशंस डेली डे टू डे एक्टिविटीज हमारी चल रही हैं, क्या ऑनगोइंग ऑपरेशन, जैसे हम डेली रॉ मटेरियल्स वगैरह परचेज करते हैं, या कुछ भी ऐसे जो भी डेली के एक्सपेंसेस, या छोटे मोटे कोई चाय पीने चला गया, कैंटीन के एक्सपेंसेस, या ऑफिस फर्नीचर के, ऑफिस के स्टेशनरी आइटम्स वगैरह, वो आ गया इस पर। और एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट कौन सी होगी, जो हमें बाहर के लोग, जो शेयर होल्डर्स या बाहर के लोग जो इन्वेस्टमेंट हमारे बिजनेस में करते हैं, वो एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट में आ गया। सेल्स जब हमने सेल्स की तो उससे क्या होगा, पैसा आया ना। ऑनगोइंग ऑपरेशंस, डे टू डे एक्टिविटीज, जो हमारे पास पैसा आएगा। एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट में से जो पैसा हमारे पास आया, सेल्स की, तो सेल्स जब हम अगर किसी को चीज़ देंगे तो पैसा तो लेंगे ना, हमारे पास पैसा आया, ठीक है, वो क्या हुआ इनफ्लो। आउटफ्लो यानी कि हम बाहर को पैसा कैसे गया हमारे बिजनेस में से, परचेज, हमने कहीं से सामान लिए, कहीं से हमने परचेज किए चीज़, जैसे मान लीजिए कि आप बाहर की दुकान में ही जाते हैं, तो वहाँ से जब आप चीज़ कोई लोगे फ्रूट वाले से, अगर कोई आपने फ्रूट को परचेज किया तो हमने पैसा तो दिया ना उसको, वो क्या हुआ आउटफ्लो, यानी कि बाहर गए। जैसे आउटफ्लो बिजनेस परचेज क्या कर सकते हैं, रॉ मटेरियल वगैरह परचेज कर सकते हैं, उसमें आगे है ऑनगोइंग ऑपरेशन, हम सेल कर रहे हैं, इसमें आगे परचेज कर रहे हैं। एक डिफरेंस ये भी हो सकता है इसका। बाकी हम लोन्स लिए हों, लोन्स की जो पेमेंट होती है, आपको पता लोन लिए हैं तो पे तो करना पड़ेगा, लोन लिए हैं तो पे कर दिया हमने, तो क्या हुआ पैसा हमारा बाहर गया। पेमेंट्स टू क्रेडिटर्स, कुछ ऐसे परचेजेस होते हैं जो क्रेडिट पे हम लेते हैं, यानी कि उधारी पे, ठीक है। जब हम क्रेडिटर्स को पेमेंट करते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि कैश की कमी होती है, हम बाहर भेजते हैं कैश, ठीक है। तो ये आ गया कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसका इनफ्लो कैसे कैसे होता है, आउटफ्लो कैसे कैसे होता है। तो अब आइए हम सेकंड जो इसका कंपोनेंट है वो डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड कंपोनेंट है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड इनकम स्टेटमेंट। इसको हम इनकम स्टेटमेंट भी कह सकते हैं कि हमारी इनकम कहाँ से आई, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, इट इज प्रिपेयर्ड टू कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। इस बिजनेस में जो भी हमारा प्रॉफिट हुआ वो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारी हेल्प करता है। ये बिल्कुल नेट प्रॉफिट, यानी कि पूरा एंड में जो हमारा प्रॉफिट बचता है ना, सारे काम करके, सारे जो जिसके भी पैसे देने हों, पूरे जो भी देनदारियां वगैरह होती हैं वो सब कुछ पे करके, तब हमारे पास जो प्रॉफिट होता हो पूरी हमारे ईयर के एक्सपेंसेस के, उससे हमें जो नेट प्रॉफिट बचा वो कैलकुलेट करने में हमारा हेल्प करता है। तो ये क्या शो करता है, ये शो करता है टोटल इनकम कि हमारे पास इनकम कितनी हुई, टोटल इनकम कि हमारे पास अभी तक पूरे साल में कितनी इनकम हुई, पूरी इनकम हमारी टोटल कॉस्ट कितनी, हमारी कॉस्ट लगी, हमारी कोई भी कॉस्ट, टोटल कॉस्ट है क्या। ये है कि जो भी हमने रॉ मटेरियल परचेज किया, जो भी हमने सामान वगैरह खरीदा, उसकी जो हमारी कितनी कॉस्ट लगी, कि कोई प्रोडक्ट बनाने में कितनी कॉस्ट हो, वो टोटल कॉस्ट होगी। टोटल एक्सपेंसेस हमारे कॉस्ट होगी ना सिर्फ प्रोडक्ट की, टोटल एक्सपेंसेस आ गए कि पूरे खर्चे हमारे कितने हुए, एम्प्लॉयज की सैलरी से लेके स्टेशन ऑफिस वर्क से रिलेटेड मीटिंग जो हुई हमारी, जो एग्रीमेंट्स वगैरह हुए, जो हमारे रॉ मटेरियल्स कंपनी फैक्ट्री में प्लांट में हमारे जो भी वर्क्स चल रहे हैं,
वो वो इसमें आ जाते हैं। अगेन नेट इनकम फॉर एनी गिवन पीरियड ऑफ टाइम, किसी भी गिवन पीरियड हो, जैसे कि 1 साल हो गया हो, तो 1 साल के रिलेटेड 1 साल के अंदर अंदर जो भी हमारे टोटल हुआ वो इसमें आ जाते हैं। टोटल इनकम तो होगी पर नेट इनकम भी आती है। टोटल इनकम होगी जितनी भी हमें टोटल पूरी इनकम हुई, टोटल इनकम में से टोटल कॉस्ट या कोई होगी एक्सपेंसेस वगैरह निकाल के हमारे पास जो बचती है वो क्या बचती है, नेट इनकम। जैसे नेट इनकम, नेट यानी एक जाल है। जैसे आपने घर में चाय बनाए होते हैं, जो उसकी चाय की पत्ती होती है वो निकालते एक जाली में से निकालते हैं ना, उसमें छन्नी में से जो वो नेट में से निकालते हैं, वो बाकी बच जाता है, वो क्या होता है, वो एक नेट चीज़ होती है। ठीक है, तो ये क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या है स्टेटमेंट, यह है ओवरव्यू ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंसेस नेट इनकम एंड अर्निंग पर शेयर। एक टाइप है, एक ओवरव्यू है। जैसे कोई भी चीज़ का हम एक एंड में रिपोर्ट देखते हैं ना भाई, जैसे हम स्कूल में जाते हैं, उसकी माँ कोई भी बच्चा हमारा पढ़ता हो, स्टूडेंट हो, जैसे हम पढ़ते थे, तो हम जब पूरे साल पढ़ते थे, लास्ट में एग्जाम दिया तो हमारे पास एक स्टेटमेंट आती थी। वो क्या थी, हमारे पास मार्कशीट थी हमारे पास। वो यही चीज़ है यार, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कि भाई एक ओवरव्यू टाइप है। कंपनी में इसका है कि कंपनी में रेवेन्यू कितना, रेवेन्यू क्या हुआ, इनकम फ्रॉम सेल्स, जो भी हमने सेल्स वगैरह की उससे हमें कितनी इनकम हुई, वो हो गया रेवेन्यू में। एक्सपेंसेस यानी कि खर्चे। ठीक है, नेट इनकम आपको पहले मैंने बता दिया कि नेट इनकम क्या है, फिर से डिस्कस कर देता हूँ। नेट इनकम है कि जो भी हमारे पास था एंड में, जो हमारे पास इनकम हो लास्ट में बचती हो सारे खर्चे वगैरह पे करके, वो नेट इनकम है। एंड अर्निंग पर शेयर, जैसे आपको पता है कि बड़े बड़े बिजनेस में जो फाइनेंस अरेंज करना वो ऐसे अरेंज नहीं हो पाता, तो उनको शेयर्स वगैरह इशू करने पड़ते हैं शेयर मार्केट में। ठीक है, जो मान लीजिए कि उनके पास 1 लाख शेयर्स हैं, ठीक है, तो जब उनके पास 1 लाख शेयर्स हैं तो उनकी जितनी मर्जी इनकम हुई हो, मान लीजिए 10 लाख उनकी इनकम हुई है, ठीक है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, अर्निंग पर शेयर निकालनी पड़ेगी। वो कैसे, इसको डिवाइड कर देते हैं, यह आ गया 10 Rs पर शेयर। दोस्तों जब ये आ गया कि 10 रुपीज पर शेयर, ये कैसे निकला, ये निकलता है जो भी हमारे पास रेवेन्यू आया, जो भी हमारे पास एक्सपेंसेस हुए, उसमें से रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस वगैरह निकाल के जो भी पे करके एंड में जो हमारे पास टोटल इनकम बचती है उसका निकलता है पर शेयर। ठीक है, तो दोस्तों आइए अब हम इसका लास्ट कंपोनेंट यानी कि तीसरा कंपोनेंट बैलेंस शीट पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हम जैसे जैसे हम डिस्कस करेंगे तो हमें ज़्यादा जानकारी होगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक कर सकते हैं, इसको अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जैसे आपको पता है कि लॉकडाउन है, लॉकडाउन के बीच में बुक्स तो अवेलेबल तो होंगी नहीं, तो जैसे जैसे आप इसको शेयर करेंगे हमें भी सपोर्ट मिलता रहेगा, हम भी आपके लिए अच्छी अच्छी और नई नई और ज़्यादा मेहनत करके अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों ये है बैलेंस शीट। ठीक है, एक टाइप जैसे वर्ड से क्लियर हो गया बैलेंस शीट। ये एक ऐसी शीट होती है, ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि किसी भी फर्म की, किसी भी बिजनेस, पार्टिकुलर बिजनेस की उसकी बैलेंस शो करता है एक पॉइंट पे, टाइम के पॉइंट पे। अब हम इस पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इट शोज ए फर्म्स एसेट्स, लायबिलिटीज एंड इक्विटी यानी कि कैपिटल एट ए सेट पॉइंट ऑफ टाइम, यूजुअली एट द एंड ऑफ द फिजिकल ईयर, रिपोर्टेड ऑन द इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, ये तो बहुत लंबा चौड़ा हो गया। अब मैं आपको समझा भी देता हूँ। ये क्या शो करता है कि किसी भी फर्म की जो एसेट्स होते हैं, लायबिलिटीज होती हैं, जो भी उसकी इक्विटी है यानी कि कैपिटल, कब एक सेट पॉइंट ऑफ द टाइम यानी कि यूजुअली एंड ऑफ द ईयर या फिजिकल ईयर, क्योंकि उन्होंने ईयर तय किया होता कि एंडिंग कईयों की 31 दिसंबर को होती है, कईयों की 31 मार्च को होती है। ठीक है, तो इसमें जो भी इनकम स्टेटमेंट में जो भी ईयर रिपोर्ट किया गया होता है, जैसे मैंने पीछे डिस्कस किया कि जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट उसको हम इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का जो ईयर होगा वही इसका ईयर होगा, क्योंकि जब हमारे पास प्रॉफिट वगैरह होगा, हमारे पास स्टेटमेंट होगी,
इनकम की, तभी हम आगे इसका बैलेंस तय कर पाएंगे ना। तो कई लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि एसेट क्या है, लायबिलिटीज क्या है, इक्विटी क्या है। तो दोस्तों वैसे ही वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो ये पार्ट्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, वो होगा टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, तो ऐसे वीडियो को देखते रहिए, शेयर करते रहिए। तो ये एसेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटीज थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ कि एसेट्स क्या है, जो हमारे पास आइटम्स वगैरह होती हैं जो हमें प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। लायबिलिटीज यानी कि देनदारियाँ, किसी की उधारी ली हुई हो, जो हमें किसी का हमें कोई चीज़ देनी हो। इक्विटी यानी कि कैपिटल। एसेट्स में से जब हम लायबिलिटीज माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास इक्विटीज बच जाती हैं। हमारे पास जो भी एसेट्स में क्या किया गया, प्लांट मशीनरी वगैरह आ गया, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह आ गया, पेटेंट्स वगैरह आ गया, जो हमारे पास प्रॉफिट वो आ गया, रिटेन्ड अर्निंग्स वो आ गया। इसमें लायबिलिटीज जिसमें हम क्रेडिट पे लिया हो, किसी के लोन के प्रीमियम देनी हो, लोन देना हो, पे करना हो, वो लायबिलिटीज में आ जाती हैं। जब हम एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस कर लेंगे तो इक्विटी आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, जब हम एंड ऑफ फिस्कल ईयर जब हम बताएंगे, हम किसी भी एक रिपोर्ट बनाएंगे पूरा, उसको हम बैलेंस शीट कहेंगे। इसको क्या यूज आ सकता है, इट कैन बी यूज्ड टू शो द स्टेटस ऑफ द कंपनी। किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन शो करने में ये स्टेटमेंट हमारी हेल्प करती है, बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट में A to Z इंफॉर्मेशन होती है कि भाई इस कंपनी के पास या इतने एसेट्स इतने हैं, लायबिलिटीज इतनी है, कैपिटल इतनी है। आपको पता होगा कि अकाउंटिंग इक्वेशन होती है, कईयों को ये भी नहीं पता होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जो मैंने ऊपर डिस्कस की, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी, ये एक अकाउंटिंग इक्वेशन है। ये भी हम फर्दर इसके लिए अलग से चैप्टर लेके आएंगे, अलग से वीडियो लेकर आएंगे। वो भी आपको, अगर आप चाहते हैं कि हम अच्छे से जानकारी है तो उस वीडियो को भी देखिएगा। तो इसमें सबसे बेस्ट ये डिस्कस करते हैं, क्योंकि इससे हमें पता चल जाता है बैलेंस शीट की एक ऐसे फॉर्मेट होता है, एक तरफ उसकी लायबिलिटीज, दूसरी तरफ एसेट्स आ जाते हैं। ये तो ओल्ड पैटर्न हो गया। न्यू पैटर्न में ऐसे आता है, वर्टिकल बैलेंस शीट होती है, ऊपर एसेट, नीचे लायबिलिटीज, अलग अलग टाइप की। तो जब हम किसी भी बैलेंस शीट में क्या होता है कि एसेट्स इसके बराबर होते हैं, दोनों चीज के। अगर ये चीज बराबर ना हो तो यकीन मानिए कि हमारी अकाउंटिंग में गड़बड़ी हो सकती है। तो इसके लिए जब हमारा अगर ये मैच ना हो रहे होते हो ना, तो हमें बिल्कुल पीछे जाना पड़ता है, पीछे से ट्रांजैक्शंस उठा के देखनी पड़ती हैं कि कहाँ हमारी गलती हुई। तो अगर ये करेक्ट हो गए तो हम सेटिस्फाई हो जाते हैं कि भाई हमारी अकाउंटिंग सही रही थी, हमारा जो भी अकाउंटिंग प्रोसेस सही रहा था। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा इतना तक ही था। हम सिर्फ आपसे आपकी सपोर्ट मांगते हैं और कुछ भी नहीं है, ना ही हम आपको फ्री मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों अगर किसी को PDF चाहिए होगी तो हमारे नीचे हमारा WhatsApp नंबर भी दिया हुआ है, तो उस नंबर पे आप कांटेक्ट करके हमारा PDF मांग सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।